सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। चैप्टर 21 सोशल चेंज। देखा जाए तो पुरानी बुक के हिसाब से लास्ट चैप्टर था, बट नई बुक में 2 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, तो उनको बाद में देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये भी थोड़ा सा ना बोरिंग लगता है पढ़ने में बच्चों को, क्योंकि आंसर्स बहुत बड़े बड़े हैं। 14-14 पॉइंट्स है, 12-12 पॉइंट्स है, तो उन आंसर्स को याद करने में तकलीफ होती है। दूसरा ये कि इंटरेस्ट थोड़ा कम आता है, टॉपिक्स ऐसे हैं। बट क्या है ना कि भाई मैंने कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के दूं। दूसरी चीज ये कि इसमें मैंने पॉइंट्स को जितना जरूरी है वही पॉइंट्स कवर किए हैं। जैसे कि बोला 14 पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम 4 मार्क का क्वेश्चन आता है हमारा, तो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपने 8 पॉइंट लिख दिया बहुत है। 14-15 पॉइंट लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसीलिए मैंने उस हिसाब से ही सारे पॉइंट्स इसमें लिए। जो सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं वो सारे कवर किए हुए हैं, बाकी जिसमें कम पॉइंट्स है वो तो सारा का सारा लिया है, जिसमें ज्यादा अननेसेसरी पॉइंट्स हैं वहां सिर्फ काम के पॉइंट्स लिए हैं। तो कोशिश की है कि आंसर्स छोटे हो जाएं, आपको याद करने में भी आसानी हो और काम की चीजें, रेलेवेंट चीजें याद रखनी है। तो बढ़ते हैं टॉपिक्स पर। पहला है why is it necessary to have जनरल नॉलेज अबाउट लॉ। लॉ के रिगार्डिंग नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी क्यों है। कानून के बारे में पता होना चाहिए भैया। क्यों होना चाहिए कि पहली चीज है कि हम खुद अगर नॉलेज है हमारे पास लॉ का तो हम क्राइम करने से बचते हैं। ठीक है, हमें पता है कि भाई अगर पता ही नहीं है कि ये चीज कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है और हमने वो गलती से कर दिया तो फिर सजा तो हो जाएगी ना, फंस जाएंगे। तो इसलिए अगर हमें लॉ पहले से ही पता है तो हम गलतियां करने से बचते हैं और इस वजह से पनिशमेंट से भी बचते हैं। दूसरा, अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है, हमारा शोषण करने की कोशिश कर रहा है, हमें लॉ के बारे में पता है तो हम अपने लिए इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, जस्टिस की डिमांड कर पाएंगे, अपने अधिकार के थ्रू हम जस्टिस को मतलब पा सकते हैं। दे कैन एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अगर नॉलेज का लॉ है तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नियम ही नहीं पता है, मान लो कहीं जा रहे हो, पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया और अननेसेसरी तौर पर परेशान कर रहे हैं, तो अगर आपको लॉ के बारे में पता है तो आप वहां पर डिस्कशन कर सकते हो, भाई देखो ये कानूनी तौर पर ये अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप वहां पर बच सकते हो। तो इस तरह से आप अपने राइट्स का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हो अगर आपके पास लॉ का नॉलेज है तो। अच्छा, फिर अलग अलग तरह के जो लीगल प्रोविजंस बने हुए हैं हर इंसान के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। जैसे कई लोगों को, जैसे कि वुमेन्स के लिए है कि उनको रात को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, और उनको पकड़ने के लिए लेडी पुलिस ही चाहिए। तो ये सब कुछ नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो नियम अगर आपको पता है तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई आपका मिसयूज, अपने पावर्स का मिसयूज करके आपको परेशान नहीं कर सकता। और आपके भी डेवलपमेंट में इन लीगल प्रोविजंस का रोल होता है, आपके लाइफ को ग्रो करने में आपको ये हेल्प करती है। इसके अलावा हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द सोसाइटी। अगर आपको मतलब नॉलेज है चीजों का तो आप एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करोगे, और आप अगर जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करोगे तो आप अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति लॉयल साबित होगे। आप लॉयल्टी शो करोगे, वो आपके देश के लिए, आपके सोसाइटी के लिए बेटर होगा। फिर सो दैट ही मे कंट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ही इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट एज अ सिटीजन एंड इज एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। में बहुत सारी चीजें रिलेटेड लगती हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपको सब चीजें पता है तो आप समाज में कंट्रीब्यूट कर पाओगे अच्छे से, अपने राइट्स का सही से इस्तेमाल कर पाओगे, आपके राइट्स से आपको डिप्राइव नहीं किया जा सकेगा, और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाओगे। इफ एवरीबडी हैज प्रॉपर नॉलेज ऑफ लॉ दे कैन लीड अ लाइफ ऑफ एस्टीम एंड प्राइड। एक एस्टीम्ड लाइफ जी सकते हैं, प्राउड वाली लाइफ को जी सकते हैं, बिना किसी के डर के, बिना किसी के प्रेशर में अपनी लाइफ को हम जी सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं लॉ की जानकारी होने के फायदे। देन बात करें राइट्स ऑफ सिटीजन्स, तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है, सभी इक्वल है। इक्वालिटी का मतलब कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं है। फ्रीडम है आपको हर तरह की, आप अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो करिए, अपनी मर्जी का लैंग्वेज बोलिए, अपनी मर्जी का कल्चर फॉलो करिए, जो पसंद आए वो खाइए, जो पसंद आए वो पहनिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि
कुछ सामाजिक जगह हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा होती है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आप अपने मन से, आपको गाना सुनने का मन है मान लो, तो आपका अधिकार है, आप सुनो, लेकिन आप गाना सुन रहे हो और जोर जोर से स्पीकर बजा रहे हो, अगल बगल वालों को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं, उसके तहत यूज कर सकते हैं आप अपने राइट्स को, बट स्टिल आपके पास ये राइट्स हैं। फिर रिलीजियस फ्रीडम, अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो करो, आपके रिलीजन में कोई टांग नहीं अड़ा सकता, आपके रिलीजन पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपके कल्चर को प्रिजर्व करना और एजुकेशन पाना, हर चीज का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें ये थोड़ा स्पेशल टाइप का राइट है, इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपके अगर ये जो 5 राइट्स हैं, इन 5 राइट्स में कोई भी राइट आपसे छीना जा रहा है, कोई पावरफुल आदमी है आपको प्रेशराइज कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपके अधिकार को छीन रहा है, तो उस केस में इस राइट की मदद से आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहां अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो कोर्ट इंटरफेयर करके आपको आपका अधिकार दिलाएगा। अब क्या है कि मान लो कोई नेता वेता टाइप के आदमी से प्रॉब्लम हो गया, तो नेता लोग भाई, वो तो भाई पॉलिटिकल पावर में है, तो वो अपने अपने लोगों की सुनेंगे, आपकी तो सुनेंगे नहीं, तो वो अपने मतलब मनमाने तरीके से आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपके राइट छीनेंगे। तो उस केस में ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको बचा सकता है, और इसी वजह से इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। हमारी बुक में सिर्फ लिखा है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसे सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, और आज भी लोग इसको इसी तरह से देखते हैं। राइट्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों के राइट्स आप लोग के लिए है भैया, जान लेना अच्छे से। Every child has the right to live without discrimination on the basis of caste, color, language and nationality. कलर के नाम पर, काला गोरा कैसे भी कलर का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। हालांकि ये ऑल ओवर मतलब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये राइट्स इशू किए गए थे, और अब हर देश ने अपने देश के अंदर इन राइट्स को मतलब इन्वॉल्व कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसीलिए देखो यहाँ पर नेशनैलिटी की भी बात कही है, नहीं तो बड़ा अजीब सा लगता है ना कि अब इंडिया के अंदर दूसरी नेशनैलिटी के लोगों की बात कहाँ से आ गई। ये ऑल ओवर यूनाइटेड नेशन ने पूरी वर्ल्ड के लिए बनाया था, तो इसलिए नेशनैलिटी वर्ड भी आया हुआ है और हमारे देश में भी अप्लाइड है। फिर है इट इज द राइट ऑफ चाइल्ड टू गेट प्रॉपर अपब्रिंगिंग बाय द पेरेंट्स। पेरेंट्स उसकी अच्छे से देख रेख करें, उसको अच्छे से पालें पोसे, ये हर बच्चे का अधिकार है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके बोलो पप्पा मुझे फरारी खरीद दे दो, ठीक है फरारी खरीद के दो क्योंकि मेरा ना अधिकार है आपसे अच्छी अपब्रिंगिंग पाने का, तो ऐसा नहीं होता है। आपके एजुकेशन के लिए करा जा रहा है, आपको खाना टाइम से मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, वो आपका अधिकार है। अननेसेसरी चीजों की डिमांड आपका अधिकार नहीं है, तो ये गलतफहमी मत रहना, ठीक है। दूसरी चीज की अपने जो कैपेबिलिटी है पेरेंट्स की, वो उस हिसाब से ही मतलब बच्चे के पीछे पैसे लगाएंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। पता चला कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो इनकम है हम उससे ज्यादा चीजों की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो वो गलत है, वो आपके राइट्स में फिर नहीं आता। फिर किसी भी बच्चे को उसके पेरेंट्स से बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के अलग नहीं किया जा सकता। जैसे होता है कि मान लो किसी का मतलब ऐसा इशू है कि वो मेंटली मतलब स्टेबल नहीं है वो पर्सन, वो अपने बच्चे के लिए खतरा बन सकता है, तो उस केस में उसके बच्चे को उससे अलग किया जा सकता है। अदरवाइज मतलब कोई बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए तभी पेरेंट्स से बच्चे को अलग किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। फिर इट इज लीगल राइट ऑफ चाइल्ड टू गेट एजुकेशन सो दैट ही कैन डेवलप हिज पर्सनालिटी। उसको एजुकेशन पाने का हर बच्चे को अधिकार है, अच्छा एजुकेशन पाएगा तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, तो इस वजह से बोला गया कि उसका लीगल राइट है, एजुकेशन का राइट उससे कोई छीन नहीं सकता। एवरी चाइल्ड हैज राइट टू लीड अ हेल्दी लाइफ, द चाइल्ड हैज राइट टू लिव मैरिली बाय पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स एंटरटेनमेंट, मतलब एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको अपने जीवन को खुशी से जीने का अधिकार है, ठीक है। अच्छा, अब खुश रहेगा तो हेल्दी रहेगा, अदरवाइज तो कुछ भी खिला पिला दो, खुशी नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। फिर एवरी चाइल्ड हैज राइट टू कंजर्व हिज कल्चर एंड लिव अमंगस्ट हिज रिलीजियस कम्युनिटी, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का उसको अधिकार है, वो अपने कल्चर के हिसाब से जिएगा, किसी और का कल्चर उस पर फोर्स नहीं किया जा सकता, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों के बीच में रहकर लाइफ को एंजॉय कर सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लग सकती। सिक्स्थ, एवरी चाइल्ड हैज राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी फिजिकल मेंटल टॉर्चर, मतलब किसी भी तरह से उसको फिजिकली टॉर्चर किया जाए, मेंटली टॉर्चर किया जाए, ठीक है, उसको कोई नशे की लत में आए या उसको मतलब इनह्यूमन परगेटरी मतलब कोई भयंकर सजा, फिजिकल पनिशमेंट जो कि उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, मतलब कह सकते हैं कि आप निर्दयतापूर्ण व्यवहार जो होता है इस तरह का उसके साथ ना हो, किसी भी तरह का पनिशमेंट ना हो उसके ऊपर, इन सब चीजों के लिए उसको अधिकार मिला है,
ठीक है, इन सारी चीजों से उसको बचाना एक समाज की जिम्मेदारी है और उस देश के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर ये सारी चीजों में वो बच्चा फंस रहा है तो उसके लिए वो समाज और वो गवर्नमेंट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, तो उस बच्चे का अधिकार उस केस में छीना जाएगा अगर बच्चा इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है तो। अब इसलिए देखा होगा आपने कि हमारे यहाँ ना मतलब बच्चों के लिए एक अलग से प्रोविजन है कि मतलब कोई क्राइम कर देते हैं तो उनको डायरेक्टली जैसे जो आम लोग जो होते हैं कैदी होते हैं उनके साथ नहीं रखा जाता, उनके लिए अलग से एक अरेंजमेंट होता है, वहां से बच्चे लोग रहते हैं और उनको उस हिसाब से उनको सुधरने का मौका दिया जाता है, बाल सुधार केंद्र वगैरह कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब नहीं कि क्राइम करोगे। एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू ऑब्टेन सिक्योरिटी एंड प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब उसको सामाजिक तौर पर, पर्सनली और सोसाइटी के लेवल पर भी हर तरह से उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड उसको मिलनी चाहिए ताकि उसका फिजिकल, मेंटल, मॉरल, सोशल हर तरह का डेवलपमेंट हो सके। ऐसे यार काम भी मत करना, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड एट्रोसिटीज। एक्सप्लॉयटेशन और एट्रोसिटीज से बचने का भी उसको अधिकार मिला हुआ है। अब ये पूरा डिटेल में चाइल्ड अब्यूज के ऊपर क्वेश्चन आता है। चाइल्ड अब्यूज क्या है? अगर किसी बच्चे को डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली, जानबूझ के या अनजाने में भी, अगर उसे फिजिकल पनिशमेंट दी गई है, धमकाया गया है, उसके साथ गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, उसको खराब खराब बातें बोली गई हैं, इंसल्ट की गई है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसका, उसको बहुत ज्यादा पीटा गया है, ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं चाइल्ड एब्यूज में। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है किसी बच्चे के साथ तो वो उसका चाइल्ड एब्यूज हुआ उस बच्चे का। Whenever we become aware about any physical sign, अच्छा अब हमको करना क्या चाहिए ऐसे केसेस में? अगर कोई बच्चा चाइल्ड एब्यूज का शिकार हुआ है तो उसके साथ किस तरह से हमें ट्रीट करना पड़ेगा, उसको कैसे हैंडल करना है? तो अगर पता चला है कि उसको कहीं चोट वोट लगी है, कोई फिजिकल इंजरी वगैरह दिख रहा है, तो तुरंत उसको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये बच्चे जो होते हैं ना, ये डर के मारे किसी ने जो पीटा होगा या ऐसा कुछ भी गलत किया होगा, वो उनको डराएंगे, धमकाएंगे, तो बच्चे बोलना नहीं चाहते। तो ऐसे बच्चों को पहले तो साथ में उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, पोलाइटली उनसे सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। उन लोग को ये भी डर रहता है बदनामी का, तो वो सारी चीजें उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करके कॉन्फिडेंस में जब लिया जाएगा तब वो धीरे धीरे चीजों को बताएंगे। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। तीसरी चीज बताई गई है क्या, कि चाइल्ड हु सफर्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टॉर्चर। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो गया है किसी बच्चे के साथ तो उसके साथ समाज में एकदम गलत तरीके का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। कई बार होता है लोग यार ऐसा हुआ था इसके साथ, तो वो सारी चीजें सोचना गलत है। हमें उसे नॉर्मल बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और एक अच्छा मतलब उसको एटमॉस्फेयर देना चाहिए। बात करें चाइल्ड लेबर एंड नेग्लेक्टेड चाइल्ड। अब चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर ये है ऑल द लेबरर्स बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई बच्चा है 14 साल से कम की एज का है और वो कोई लेबर वर्क कर रहा है, मतलब जिसमें ज्यादा मेहनत लग रहा है, फिजिकल लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो बच्चा चाइल्ड लेबर कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है यूनिसेफ, ठीक है, इसका कहना है कि अगर पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में देखा जाए तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर जो है वो इंडिया में ही है। हमारा देश चलो किसी में तो आगे है, ठीक है, अच्छे कामों में जल्दी आगे नहीं दिखते, हम लोग बुरे ही कामों में दिखते हैं। तो हमारे यहाँ अब ये क्यों है? अब ये क्या है, गरीबी और ये सब की वजह से ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब प्रोपोर्शन, मतलब लाख में इतने बच्चे, 1 लाख में इतने बच्चे, हर देश का लाख लाख बच्चों में काउंट किया जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया के अंदर ही चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व दिखते हैं। चाइल्ड लेबर के रीजंस क्या हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला है गरीबी, ठीक है, पहली वजह तो गरीब, भाई ऑफ कोर्स सबसे बड़ी वजह गरीबी है। इलिटरेसी अमंग पेरेंट्स, पेरेंट्स का अनपढ़ होना, पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो इनकम नहीं ला पाते हैं, फिर बच्चों को इन्वॉल्व होना पड़ता है काम वगैरह में। कई बार फैमिली की रिक्वायरमेंट्स होती है, भाई कुछ मजबूरियां होती हैं, ठीक है, किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं या पेरेंट्स को कोई खतरनाक बीमारी होती है, वो काम नहीं कर सकते, तो उस केस में बच्चों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है एडल्ट्स का, फैमिली में जो लोग हैं वो लोग काबिल नहीं है, इनकम नहीं कमा पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसके समय बच्चों को इन्वॉल्व होना पड़ता है, थोड़ा छोटा छोटा करके सब लोग मिलकर थोड़ा बहुत कमाते हैं। फिर कई बार ये बच्चों को लाइवलीहुड के लिए, जैसे होता है ना, बच्चे कई बार घर वगैरह से निकल जाते हैं, तो इनके साथ तो बहुत बुरा होता है भैया, घर वर छोड़ के जो निकले होते हैं और इधर उधर फंसते हैं, तो वो भी फंस जाते हैं कई बार चाइल्ड लेबर के केस में। और कई बार ये भी होता है कि अपनी फैमिली की मजबूरी की वजह से उन लोगों को जाना पड़ता है, जैसे फैमिली ही मतलब एक तरह से कहती है कि भाई निकल के कुछ कमाओ, और उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती है कि उनको जाना पड़ता है। तो वो सब चीजों में जब वो जाते हैं
तो अगर मान लो अपना शहर छोड़ के किसी और जगह गए हैं तो वहां रहने और ये सब का अरेंजमेंट नहीं होता, तो उनको रहने का अरेंजमेंट और ये सब करने के बदले में लोग उनसे काम करवाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। फिर कुछ ऑर्फन और डेस्टिट्यूट बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं है, या और जिससे कहते हैं अनाथ है। ऐसे बच्चों का क्या होता है, जनरली इन बच्चों को भी चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होना होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ मतलब शेल्टर लेते हैं, तो वो रिलेटिव्स उनके बदले में उनसे काम करवाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर चीज गलत ही होगी, पर कुछ केसेस में ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि वो रिलेटिव्स भी उनसे चाइल्ड लेबर की तरह काम करवा लेते हैं। तो ये बात हो गई, इतनी चाइल्ड लेबर के रीजंस हैं। फिर चाइल्ड लेबर की डिमांड क्यों है इतना ज्यादा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि चलो बच्चा मजबूरी में काम कर रहा है, पर फिर भी इतना ज्यादा लोग इनसे काम ले क्यों रहे हैं? तो इसकी क्या वजह है भैया? सबसे पहला है कि चीपेस्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का। बहुत कम पैसे देके भी इन बच्चों से काम करवाया जा सकता है। उनको नहीं पता होता मार्केट में क्या रेट मिल सकता है उस काम का, है ना। अब मान लो वो ईंट उठा रहा है, तो ईंट उठाने का दिन का मजदूरी क्या है उसको नहीं पता, उसको 100-50 दे दो वो खुश हो जाएगा उसी में, ठीक है। तो उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते हैं। दूसरा ये दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, ये अनऑर्गेनाइज होते हैं इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो ये अपने अधिकार की बात नहीं कर पाएंगे, वहां डरेंगे, हिचकिचाएंगे, बोल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से भी इनसे आसानी से काम ले लिया जाता है। दूसरा, हार्ड और हजार्डस कंडीशन, पेइंग लेस वेजेस फॉर असाइन्ड वर्क, दे आर फोर्स्ड टू डू वर्क। अच्छा, कम पैसे देकर ज्यादा काम इनसे लिया जाता है। अगर ज्यादा काम के लिए बोला भी जाएगा, बच्चा मना भी करेगा, उसको डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, तो छोटा बच्चा ज्यादा सोच नहीं पाता है इधर का, तो वो डर जाएगा धमकियों से और फिर मजबूरी में काम करेगा। तो इस तरह से उनको डरा धमका के भी काम लिया जा सकता है, या कई बार लालच देके भी इनसे काम ले लिया जाता है। बोल देंगे आज 10 रुपये ज्यादा मिल जाएगा, 50 रुपये ज्यादा दे देंगे, देखो आज ये पार्टी दे देंगे, तो उस चक्कर में बच्चा काम कर लेगा। तो डरा के भी और टेम्प्ट करके भी, ठीक है, दोनों तरीके से उससे ज्यादा काम लिया जा सकता है। चाइल्ड लेबर, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जितना आसानी से अवेलेबल है, जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा ही होगा, ठीक है। बड़ी आसानी से इंडिया में हमको चाइल्ड लेबर के लिए लोग मिल जाते हैं और इस वजह से इनसे काम लिया जाता है। फिर ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज इन रूरल एरिया, सब क्या है कि गांव देहात के एरिया जो होते हैं वहां एजुकेशन वगैरह है नहीं। अब एजुकेशन ना होने की वजह से फैमिली का भी प्रॉब्लम है, और बच्चा भी पढ़ लिख नहीं रहा है, तो सोचते हैं कि कुछ पढ़ नहीं रहा तो कुछ थोड़ा बहुत फैमिली में कंट्रीब्यूट कर देगा, तो ये भी रीजन है। और अनपढ़ होने की वजह से लोग के पास पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है, तो इस वजह से भी फैमिलीज को सबको मिलकर इन्वॉल्व होना पड़ता है इस तरह के काम में। अच्छा, फिर बात करें रेमेडीज फॉर एबोलिशिंग चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हटाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं? प्रोविजन ये है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी बच्चा 14 साल से एज का अगर कम का है तो वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। इफ एनीबॉडी ब्रेक्स द लॉज लीगल एक्शन, अगर कोई ऐसा करता है, कानून तोड़ता है, बच्चों को ऐसी जगहों पर काम में लगाता है, तो वो उसको मतलब पनिशमेंट मिलेगी। और उसको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, उसके बचपन को खराब नहीं किया जा सकता, उसके जो कंफर्ट है जो बचपन में उसको मिलना चाहिए उस कंफर्ट से उसको दूर नहीं रखा जा सकता। ये कानून बनाया गया है। फिर आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 10 ईयर्स, अब ये तो बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट होगा तो उसके अगले 10 साल के अंदर 14 साल तक के बच्चों के फ्री एजुकेशन का अरेंजमेंट करना है। अब सोचो कब कॉन्स्टिट्यूशन बना था और कब की ये बात हुई थी, लेकिन बहुत बाद में जाकर ये हुआ। देखो कब इंप्लीमेंट हुआ, 2009 में। देश आजाद हुआ 47 में, कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ 50s में, 1950 में, और 2009 में जाकर ये वाला जो प्रोविजन है कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, ये प्रोविजन 2009 में आया। मतलब बहुत लेट हुआ। अच्छा बात करें फिर एल्डरली। अब बच्चों की तो प्रॉब्लम देख ली, बूढ़े लोगों के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये तो देखो हो क्या रहा है, हमको ही पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं, तो उस वजह से क्या लोगों की लाइफ, एवरेज लाइफ जो है बड़ी हुई है। अब एवरेज लाइफ ज्यादा हुई है तो लोग बुढ़ापे में लंबा समय बिता रहे हैं, तो बहुत सारे बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब इस वजह से इनके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में एवरेज लाइफ 4.3 ईयर्स बढ़ी है लोगों की, ठीक है। ये 2015 के डेटा के हिसाब से 4.3 ईयर्स एवरेज एज लोगों की बढ़ी हुई है, ठीक है। 2015 या 2011 का मैंने वो पॉइंट नहीं लिया, शायद एक बार देख लेना, प्रोबेबली 2015 के डेटा के हिसाब से, अब वो मैटर नहीं करता, लेकिन 4.3 ईयर्स एवरेज एज बढ़ गई है, ठीक है। अब क्योंकि भाई मॉडर्न हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज आ गए, मॉडर्न फैसिलिटीज आ गई हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट अच्छा अवेलेबल हो गया है, जिन बीमारियों का पहले इलाज नहीं था वो बीमारियों का इलाज अवेलेबल हो गया, इस वजह से लाइफ बढ़ गई है लोगों की। अब एक हो रहा है वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारे समाज में। वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में क्या है, लोग चाहते हैं छोटी फैमिलीज में रहना,
और मतलब उनको क्या है ना, पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शन, रोक टोक ये सब नहीं चाहिए। तो जनरली इस तरह से लोग ना बूढ़े लोगों को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में अपने पेरेंट्स के रेस्पेक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोग सेंसिटिव नहीं रह गए हैं अपने पेरेंट्स को लेकर। ठीक है, ओल्ड एज वगैरह बनने होम्स आ गए हैं जिसमें पेरेंट्स को ले जाकर ये लोग छोड़ देते हैं ओल्ड एज होम्स में कि तुम यहीं रहो भैया, हम तुमको नहीं संभाल पाएंगे। तो ये सारी समस्याएं चालू हो गई हैं। अच्छा, अब पूरे दुनिया में ये प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने लोगों का ध्यान इस तरफ खींचने के लिए 1999 को इंटरनेशनल एल्डरली ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया। इसको अनाउंस किया कि ये इंटरनेशनल एल्डरली ईयर होगा, याद रखना 1999। फिर इसके बाद हर साल 1 अक्टूबर को होल वर्ल्ड एल्डरली पीपल डे की तरह मनाया जाए। तब इस दिन एल्डरली पीपल लोगों के लिए अवेयरनेस वगैरह का प्रोग्राम चलाया जाता है। तो 1 अक्टूबर वर्ल्ड एल्डरली डे, ठीक है, वर्ल्ड एल्डरली पीपल्स डे। एंड 1999 को किया गया था यूनाइटेड नेशंस, वह कहां चला गया, एल्डरली इंटरनेशनल एल्डरली ईयर, ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल एल्डरली ईयर की तरह डिक्लेयर किया गया है। देन बात करें हम क्या स्टेप्स लिए गए हैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो 1999 में गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन्स बनाया। इसके तहत क्या था कि जो एल्डरली लोग हैं उनको पेंशन दिया जाएगा। जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम चालू की गई थी, फिर अटल पेंशन स्कीम चल रही है। ये ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें बूढ़े लोगों को थोड़ा बहुत पैसा पेंशन के तौर पर दिया जाता है। हालांकि वो सफिशिएंट नहीं होता, बहुत कम होता है, बट स्टिल एक तरह से थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल जाता है। इसको और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा है अंडर वेरियस स्कीम्स फॉर एल्डरली पीपल दे आर गिवन मोर इंटरेस्ट ऑन अमाउंट डिपॉजिटेड बाय देम इन पोस्ट ऑफिस और बैंक। इन लोग जब पोस्ट ऑफिस या बैंक्स वगैरह में पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो जैसे बहुत सारी स्कीम्स होती है ना पैसे डिपॉजिट करने की, एफडी करते हैं लोग अलग अलग स्टेप से, तो उनको उस पर इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाता है। अब इस तरह से क्या होगा ना, लोग मोटिवेट होंगे पैसे सेविंग करने के लिए और अपने पेरेंट्स के नाम पर सेविंग करवाएंगे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में, तो कहीं ना कहीं वो पैसा उनके पेरेंट्स के हाथ में दिखेगा। तो ये सब चीजों को सोचकर ये मोटिवेट किया गया कि इनको थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाए। मेल फीमेल जो हैं, जो भी मतलब हमारे बूढ़े लोग होते हैं, एल्डरली लोग हैं, उनको 30 से 50% तक का डिस्काउंट दिया जाता है बस टिकट्स, रेलवे टिकट्स या एयर टिकट्स में। ठीक है, अब बात यह है कि इसमें रेलवे वाला तो अभी हाल में कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, जो बहुत गलत है। ठीक है, ये तो वापस चालू करना चाहिए। अब बाकी का देखना पड़ेगा। बस में तो मिलता है अभी गुजरात गवर्नमेंट ने। देन स्टेट गवर्नमेंट हैज ओपन्ड ओल्ड एज होम। गवर्नमेंट ने ओल्ड एज होम खोला है, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज रखी हैं। ठीक है, वहां लोगों के लिए गार्डन्स बनाए हैं ताकि लोग वहां पर जाकर म्यूजिक एंजॉय करें, योगा कर सकें, गेम्स खेल सकें, ताकि मेंटली वो लोग एक्टिव रहें। मेंटल एक्टिविटीज को लेकर उन लोग मतलब एक्टिव रहेंगे तो क्या होगा ना, मूड अच्छा रहेगा, बीमारियों से भी थोड़ा उनको हेल्प मिलेगा इस तरह से, फिजिकली एक्टिव भी रहेंगे तो। गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन केयर एंड वेलफेयर रिलेटेड लॉ इन 2007 में गवर्नमेंट ने ये लॉ इंप्लीमेंट किया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि अगर किसी भी एल्डरली के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है, तो जो भी बंदा ये करता है उसको सख्त से सख्त सजा होगी। अब लोग बोलो डोमेस्टिक वायलेंस तक होने लग गया इन लोगों के साथ। कई जगहों पर होता है कि इनको घरों में पीटा जाता है, ठीक है, उनको टॉर्चर किया जाता है, मेंटली परेशान किया जाता है। तो ये सारी चीजें अगर कोई करता है तो ये क्राइम बना दिया गया है, इनको सख्त सजा होगी, ऐसा प्रोविजन ला दिया गया है। साथ ही साथ ये भी किया गया है कि रूल बना दिया गया है कि किसी भी एल्डरली को प्रोटेक्ट करना, उसकी मतलब लाइफ टाइम उसकी सेवा करना, संभालना, ये उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स की जिम्मेदारी है। अगर उसकी फैमिली उस बूढ़े आदमी को घर से निकालने की कोशिश करती है, वो चाहे तो कोर्ट जा सकता है बूढ़ा आदमी, और कोर्ट में अगर वो कंप्लेन करेगा तो कोर्ट उन लोगों को जो उनसे घर से निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनको बहुत पनिश करेगा और उनसे कंपेंसेशन वगैरह भी दिलवाएगा। तो ये अच्छी चीज की है गवर्नमेंट ने। देन बात करें एंटी सोशल एक्टिविटीज, तो एंटी सोशल एक्टिविटीज जो सामाजिक तौर पर अलाउड नहीं है, जो नियम कानून समाज में है, अगर हम उसके अगेंस्ट कुछ काम करते हैं, दैट इज एंटी सोशल एक्टिविटी। सोसाइटी के एंटी यानी अपोजिट को एक्टिविटी करना। अच्छा, अब इसमें दो तरह के क्राइम्स की बात कही गई है, ब्लू कॉलर क्राइम्स एंड व्हाइट कॉलर क्राइम्स। ब्लू कॉलर मतलब खतरनाक वाले, एकदम डेंजरस वाले, ठीक है, मर्डर, थेफ्ट, किडनैपिंग, रॉबरी, चीटिंग, ट्रिकरी, ये सब, ठीक है, साइबर क्राइम्स, ये सब आते हैं किसमें, मतलब ब्लू कॉलर क्राइम्स में। व्हाइट कॉलर क्राइम्स में क्या है, घूस देना, करप्शन करना, टैक्स के पैसे खाना, मतलब टैक्स से बचने की कोशिश करना, होर्डिंग करना, चीजें छुपा देना, मिलावट करना, लैंड एनक्रोचमेंट, जमीन हड़पना लोगों की,
ब्लैक मार्केटिंग करना, ये सब कहलाते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। मतलब जनरली इसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीजों में, और इसमें तो कोई भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। करप्शन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें से हमको करप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में दे दिया गया है। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है करप्शन के डेफिनेशन के बारे में, कि करप्शन मींस द मिसयूज ऑफ पब्लिक पोजीशन फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट के लिए, अपने मतलब पब्लिकली जो तुमको पावर मिली है उसका मिसयूज करना। मतलब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो तो आपको पब्लिकली एक पावर मिल गई है, आप उसका मिसयूज कर रहे हो। और जरूरी नहीं है कि ये करप्शन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी होता है, लगभग हर जगह पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो अगर पावर का मिसयूज कर रहा है कोई, तो वो करप्शन कर रहा है। देख रहे हो टेबल के नीचे से पैसा देना जो बोलते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि पैसा दिया जाएगा तो ही करप्शन होता है, कई बार पहचान में भी करप्शन होता है, अरे पहचान वाला इसका सेट कर दो भाई कुछ। देन करप्शन हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। पहली चीज है बिकॉज ऑफ करप्ट बिहेवियर देयर इज डिग्रेडेशन इन मॉरल वैल्यूज। समाज में मॉरल वैल्यूज खत्म होने लगती हैं, लोग गलत काम कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है मॉरल वैल्यू खत्म हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो कि सोसाइटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ब्लैक मनी की प्रॉब्लम शुरू होती है, और ब्लैक मनी आपको पता ही है कि हमने जो कंज्यूमर वाला चैप्टर पढ़ा है, प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ब्लैक मनी भी एक वजह है प्राइस राइज की। तो ब्लैक मनी से इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये करप्शन से ब्लैक मनी की प्रॉब्लम जनरेट होती है जो कि इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है। ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑन लॉ, स्टेट जुडिशियल प्रोसेस, लोगों का जुडिशरी पर, लॉ पर, ये सब चीजों पर से विश्वास उठ जाता है जब करप्शन होने लगता है। कई बार पैसे वाले लोग क्या करते हैं, कोर्ट वोर्ट में भी जजेस को, वकीलों को पैसे खिला खिलाकर सामने वाली पार्टी के वकील को पैसा खिला दिया, जज को पैसा खिला दिया और अपने फेवर में डिसीजन करवा लिया। ये बहुत होता है, ठीक है। आए दिन ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। और आपने सुना भी होगा, पुणे में केस हुआ था, उसमें एक लड़के ने पोर्शे से जाके 2 लोगों को उड़ा दिया था शायद, ठीक है। तो उसको जज ने क्या सजा दी थी, 3 पेज का 300 वर्ड का एस्से लिख के ले आओ रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर। मतलब जज भी ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं पैसा लेके, लालच में, और क्या किया उसने। वरना ऐसे लिखने की कौन सजा देता है भाई, ऐसे तो रोज लोगों को उड़ा दो और ऐसे लिखते रहो। तो ये चीजें अगर ऐसा होने लगेगा तो बताओ आपका जुडिशरी पे से विश्वास उठ नहीं जाएगा, गवर्नमेंट सिस्टम पे से विश्वास नहीं उठ जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं अगर करप्शन होता है तो। इनजस्टिस एंड डिस्पैरिटी इन इनकम ओरिजिनेट्स which results into class struggle, so human rights are violated। अगर इस तरह से इनजस्टिस होता है तो प्रॉब्लम होती है कहाँ, which results into class struggle, so human rights are violated। अब क्या होता है कि इंसान के जो अधिकार हैं वो भी चले जाते हैं। डिस्पैरिटी इन इनकम जनरेट होता है, करप्शन करने वाला बहुत ज्यादा पैसा कमाता है और एक आम आदमी या गरीब आदमी जो है उसका पैसा चला जाता है, और इस वजह से समाज में पैसों को लेकर यानी इनकम को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि उस गरीब सेक्शन या आम लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। उनके ह्यूमन राइट्स तक उनसे छीन लिए जाते हैं। इस केस में ऐसा हो जाता है। ड्यू टू करप्शन मोरालिटी एंड नेशनल कैरेक्टर आर एट रिस्क। मोरालिटी तो रिस्क पर ही है पर्सनल लेवल पर, और ज्यादा करप्शन होगा देश में तो पूरे देश का जो इमेज होगा वर्ल्ड में वो क्या जाएगा, बहुत खराब जाएगा। अब अगर पूरे देश की इमेज दुनिया में यही दिखेगी कि भाई यहाँ तो कितना करप्शन है, इतना करप्शन है, तो क्या दूसरा देश तुमसे कोई ट्रेड करना चाहेगा, क्या तुम्हारे साथ बिजनेस करेगा, क्या तुम्हारे यहाँ अपने आके ऑफिस खोलेगा या फैक्ट्रीज खोलेगा, कोई हमसे कुछ काम नहीं करना चाहेगा। तो हमारी इकोनॉमी का बहुत बुरा असर हो जाएगा, मतलब इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। करप्शन रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, बनाया गया है सेंट्रल एंटी ब्राइबरी ब्यूरो, 1964 में बनाया गया था। इसका पर्पस क्या था कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पर कोई ऐसा इल्जाम लगता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और कोशिश करो उसको रेड हैंडेड पकड़ने की। तो प्लानिंग करके उन लोगों को ना घूस लेते हुए पकड़ लिया जाता है, गलत काम करते हुए पकड़ लिया जाता है, इस तरह का प्लानिंग करके ये काम करता है। इसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट का जो है कि वो कहाँ मौजूद है, अहमदाबाद के शाहीबाग में। अच्छा, टू स्टॉप करप्शन इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड एंटी करप्शन एक्ट 1988। फिर 1988 में गवर्नमेंट ने एंटी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। इसमें क्या था कि कोई भी पब्लिक लाइफ में अपने पोजीशन या पावर का मिसयूज ना कर सके, इस मिसयूज को रोकने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि हर गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट को, जैसे कोई पॉलिटिशियन है इलेक्शन लड़ने जा रहा है, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब आपने एग्जाम क्लियर की है और आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो, तो ये सबसे पहले उन सबसे एक एफिडेविट फाइल करवाया जाता है। एफिडेविट में उसको लिखना पड़ता है उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इनकम है उसके पास, अगर कोई दूसरा सोर्स है तो उसके ऊपर कोई केसेस हैं क्या, ये सारी डिटेल्स उसको उसमें बतानी पड़ती है। इससे क्या होता है कि अगर उसकी इनकम वगैरह पहले से उसने बता दी कि मेरी इतनी इतनी इनकम है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, अब कभी फ्यूचर में उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा कि हाँ भाई इसने इस तरह से करप्शन करके ये पैसा बनाया है,
तो जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे एजेंसीज तो देखेंगे कि उसने पहले ये डिक्लेयर किया था कि इसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, आज इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने साल में इसने ये जो प्रॉपर्टी बनाई है, इसकी जो सैलरी है गवर्नमेंट से मिलती है, क्या उस सैलरी से इतनी प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है? अगर उससे ज्यादा प्रॉपर्टी दिख रही है मतलब पक्का इसने कुछ ना कुछ करप्शन किया है। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उनके ऊपर, और ये सारी चीजें प्रोविजन में लाई गई है एंटी करप्शन एक्ट में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में, जिसमें सिटीजन चार्टर वगैरह आता है। इसमें क्या होता है ना कि जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज वगैरह हैं उनको एक टाइम दिया जाता है, इतने टाइम के अंदर आपको काम कंप्लीट करना है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है, सब कुछ चीजों को ट्रांसपेरेंट रखा जाता है कि मतलब कोई प्रोजेक्ट हुआ है तो उसमें कितना पैसा लगा है, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आए, लोगों को पता चले कि करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, फिर रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड ब्लैक मनी एक्ट। 2005 में ब्लैक मनी एक्ट आया था। अच्छा, इस ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्या हुआ, फीमा में चेंजेस लाए गए। फीमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब दूसरे देशों से जो पैसा यहाँ आता है, ठीक है, तो हम पैसों का एक्सचेंज करते हैं या यहाँ से वहां पैसा जाता है, तो इसके लॉ में स्ट्रिक्ट नियम डाल दिए गए। फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो था उसका 132 ऑफ कस्टम एक्ट, सेक्शन 132 ऑफ कस्टम एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको भी मॉडिफाई किया गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसके अलावा लोकपाल, लोकायुक्त बनाए गए जो हर स्टेट में करप्शन की एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पर नजर रखेंगे, अगर उन्हें कुछ डाउट लगता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे। मतलब पहले होता था कंप्लेन आई तो इन्वेस्टिगेशन होगा, पर ये लोकपाल और लोकायुक्त आ जाते हैं तो इन लोग रेगुलरली इन चीजों को मॉनिटर करते हैं। बट अगर ये करप्ट निकले तो उसका क्या होगा, इसका सोल्यूशन नहीं है भैया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर लोग ईमानदार होंगे तो ही करप्शन खत्म होगा, वरना तो सब करप्ट रहेंगे तो ये खत्म तो नहीं होने वाला, सबको पैसा ही चाहिए। गुजरात विजिलेंस कमीशन गांधीनगर में बना हुआ है। ये गुजरात के अंदर कोई भी अगर ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर कोई इल्जाम लगता है, ऐसा कुछ लगता है, उस पर नजर रखते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, जो भी चीजें हैं वो चेक करते हैं, करप्शन को कैसे रोकना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई 2005 में आया, जैसे हमने पीछे देखा। 15 जून 2005 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरटीआई को अप्लाई कर दिया इंडिया में, और उस टाइम जब ये अप्लाई हुआ तो सारे स्टेट्स में अप्लाई हुआ था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर आर्टिकल 370 इफेक्टिव था, और इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ था पहले से, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ये अधिकार था कि वो अपने स्टेट में अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जम्मू कश्मीर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, अपने यहाँ अप्लाई नहीं किया गया था, ठीक है। अभी करेंटली क्या सिचुएशन है वो देखना पड़ेगा। फिर दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सीक्रेट सर्विसेज ऑफ द कंट्री। अच्छा, आरटीआई में क्या होता है कि आप ना गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, आपके एरिया में कोई ब्रिज बना है, ब्रिज में कितना खर्चा लगा है, कैसे लगा है, क्या हुआ है, किस किस वेंडर को काम दिया गया था, इसका प्राइस क्या था, ये सब जान सकते हो। अब वो जान जाओगे तो क्या करोगे, आप जान के आप जानोगे कि भाई इतना इतना पैसा का बिल बना हुआ है। अब आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट में इसका तो पैसे का कीमत, मतलब इस सामान की कीमत 100 रुपए है और इस बिल में दिख रहा है 150 रुपया, मतलब जानबूझ के इसको बढ़ाकर महंगा कर लिया गया है, मतलब इसमें करप्शन हुआ है। आप तुरंत कंप्लेन कर सकते हो सीएबी को, या फिर जो भी एजेंसीज है उन सबको आप कंप्लेन कर सकते हो, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि पब्लिक भी इन्वॉल्व हो सके करप्शन को रोकने के लिए, इसलिए आरटीआई वगैरह लाया गया। अब इसमें क्या है ना कि हर चीज की इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे सकते ना। अब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो देने जैसा बता देंगे, लेकिन जैसे कि देश की सेफ्टी का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, गवर्नमेंट कोई हथियार खरीद रही है तो हथियार के फीचर्स क्या है आप पूछ लोगे, उस हथियार में पैसे कितने लगे, तो वो सब नहीं बताएंगे आपको। देश की सेफ्टी के रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड, सिक्योरिटी के रिलेटेड, या कोई ऐसा मैटर है जो कि मतलब अगर बाहर आए तो उससे देश के अंदर मुसीबत हो सकती है, ऐसी चीजों को लेकर इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती, बाकी सब चीजों की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। 5 अक्टूबर 2005 को गुजरात गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अप्लाई कर लिया था, ठीक है। तो 15 जून 2005 सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, अप्लाई किया ऑल ओवर द कंट्री, और गुजरात गवर्नमेंट ने अपने यहाँ कब अप्लाई किया, कहाँ चला गया, अक्टूबर में ना, 5 अक्टूबर 2005 को। अच्छा, तो इसका क्यों ये किया गया मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, आरटीआई का लोगो वगैरह, ठीक है। देन हाउ टू ऑब्टेन, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे, जैसे बोला ना कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मांग सकते हो, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहला तो एक एप्लीकेशन फीस देना है 20 रुपया, वो 20 रुपया आप कैश दे दो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके दे दो, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू दे दो, जाके पोस्ट ऑफिस से टिकट खरीद लो, टिकट चिपका दो, तो वो गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच गया ऐसा। तो इस तरह से फिर एप्लीकेशन आप हाथ से लिख के साइन कर सकते हो, या टाइप करके ईमेल भी सेंड कर सकते हो जो भी डिपार्टमेंट है उसको। अच्छा, फिर जो बीपीएल फैमिली के लोग हैं इन्हें कोई पैसा इसके लिए नहीं देना पड़ता। किसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता, मान लो कि जैसे आपने 20 रुपया तो एप्लीकेशन फीस हुआ,
फिर आपने अप्लाई कर दिया, आपकी आरटीआई एक्सेप्ट हो गई, आपने डॉक्यूमेंट्स मंगाए कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स भाई बहुत सारे होंगे, तो उसको भेजना, प्रिंट करना, ये सब का जो कॉस्ट होता है उसका कुछ पैसा आपसे लिया जाता है, थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और वो भी अगर बीपीएल फैमिली के लोग हैं ना, अगर वो आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो उनको तो वो भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट रखा गया। अब अच्छा, आपने मान लीजिए कहीं पर भी किसी डिपार्टमेंट के एपीआईओ में मतलब आरटीआई फाइल किया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अलग होगा, रोडवेज वालों का अलग होगा, ब्रिज बन रहा है उसका अलग होगा, रेलवे वालों का अलग होगा, तो सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है। तो किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट में आपने जब एप्लीकेशन दिया तो वहां एक होता है एपीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन जब लेगा उसमें फिर एक नंबर डालेगा, आईडी डालेगा, और दोबारा इसको सीरियल आईडी नंबर, दोबारा कभी भी आपको कुछ जानना है कि आपका स्टेटस क्या है, इंक्वायरी कहां तक पहुंची है, आपको इनका इंफॉर्मेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब स्टेटस चेक करना है, तो उसी एप्लीकेशन आईडी नंबर से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एपीआईओ को क्या करना है, 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन लिया, उसके 30 दिन के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो डिमांड की गई है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, वो देने लायक है कि नहीं है। देने लायक है तो इन्फॉर्मेशन बता दो कि भाई हाँ मिल जाएगी आपको, नहीं देने लायक है तो भी बता दो कि भाई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो भी होगा वो चीज 30 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, आपको लगता है कि भाई कुछ झोल झाल चल रहा है, तो आप जा सकते हो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसके ऊपर का स्टेज, वहां जाओ, वहां पर एप्लीकेशन फाइल करोगे तो उस बंदे को भी 30 दिन का टाइम दिया जाता है, 30 दिन के अंदर उसको बताना है या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है, दो में से कोई भी एक काम करना पड़ेगा। अगर वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो इसके बाद आप जा सकते हो किसी भी उस स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, तो असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और वहां जब जाओगे तो वो 90 डेज के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देगा। वहां भी नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है, कोर्ट्स वगैरह जाओ, ठीक है। फिर लॉ रिगार्डिंग राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 2009 में आरटीई अप्लाई हुआ, जैसे बताया ना कि 14 साल तक के एज वालों को फ्री एजुकेशन देना था, पहले डिसाइड हुआ था आजादी के 10 साल के अंदर ही दे देंगे, लेकिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होने के 10 साल के अंदर, लेकिन 2009 में अप्लाई हुआ। तो 2009 में हमारा आरटीई अप्लाई हुआ, इसके अकॉर्डिंगली अच्छा ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 86th अमेंडमेंट हुआ था। 86th अमेंडमेंट जब हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें इसको इन्वॉल्व किया गया और 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन लाया गया कि गवर्नमेंट उनको फ्री एजुकेशन देगी, हर 6 से 14 साल के बच्चे का यह राइट है। तो इसके फिर प्रोविजंस क्या हैं? प्रोविजन है ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन एडमिशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको एडमिशन मिलना चाहिए। एनी काइंड ऑफ फीस लाइक कैपिटेशन फीस, एडमिशन फीस, मतलब ये कुछ एक्स्ट्रा फीस वगैरह एडमिशन के दौरान लगता है, डोनेशन वगैरह पहले लगता था, अब वो सब नहीं लिया जाएगा। नॉर्मल जो ट्यूशन फीस और वो वगैरह स्कूल की नॉर्मल फीस होती है वही ली जाएगी, तो एक्स्ट्रा मतलब चार्जेस किसी से नहीं लिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन द एज ऑफ चाइल्ड शुड बी 6 years, 6 साल की एज होनी चाहिए तो ही स्कूल्स में एडमिशन होगा। पहले 6 साल से कम में भी हो जाता था, अभी नहीं होगा, रूल हो गया है। दूसरी चीज कि अगर एज प्रूफ नहीं है उनके पास तो हॉस्पिटल से मिला हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब बच्चा जिस हॉस्पिटल में जन्मा उसका अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो भी अगर नहीं है तो एफिडेविट देना पड़ता है पेरेंट्स को। उसमें एक लेटर में मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसमें लिखना होता है कि भाई इसकी जो एज हम बता रहे हैं वो एज सही है, अगर कल को चल के अगर कुछ ऐसा इशू दिखता है कि हाँ हमने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो हमको सजा हो जाएगी, ये हमको पता है। तो इस तरह से ना उनसे कह सकते हैं, उसको सौगंधनामा उनसे लिखवा लेते हैं, तो भाई उस केस में तो लोग सही बोलेंगे। दूसरा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन इंटरव्यू ऑफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स शुड नॉट बी टेकन। कुछ स्कूल्स का ऐसा सिस्टम था, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू ले लेते हैं, बच्चे का भी इंटरव्यू लेते हैं, काबिल है तो ही एडमिशन देंगे, तो ऐसा सिस्टम हटा दिया गया है, ऐसा नहीं होगा। कोई पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसके बच्चे फिर नहीं पढ़ पाएंगे क्या? तो इसलिए रूल बना दिया गया, आप कोई भी मतलब एडमिशन के टाइम पर बच्चे से या मतलब उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं लेगा। स्कूल टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशंस लेना अलाउड नहीं है, अगर स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो बाहर अलग से ट्यूशंस नहीं ले सकते। फिर ऑल अंडर क्वालिफाइड टीचर, अच्छा अगर कोई टीचर अंडर क्वालिफाइड है, ठीक है, अगर उसने स्कूल ज्वाइन किया है और रिक्वायर्ड जैसे कुछ बीएड वगैरह की डिग्री चाहिए होती है, अगर वो नहीं लिया है तो 5 साल के अंदर उन्हें वो डिग्री लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं ले पाते तो उनका जो सर्विस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, एनी चाइल्ड हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द स्कूल अंटिल बीइंग ट्रांसफर्ड। बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के किसी बच्चे के स्कूल की पढ़ाई को रोका नहीं जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता।
हाँ, अगर ट्रांसफर हो जा रहा है कहीं और तब अलग बात है, अदरवाइज उसका पढ़ाई नहीं रोका जाएगा, ठीक है। इन द प्राइवेट प्राइमरी स्कूल द फीस ऑफ एसटी एंड एससी चिल्ड्रन इज पेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, ये भी है कि मतलब अगर ये आरटीई के मतलब अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं आरटीई की, तो उसमें अगर इन बच्चों का एडमिशन होता है तो एससी एसटी कैंडिडेट जो बच्चे हैं उनकी फीस गवर्नमेंट बेयर करती है, गवर्नमेंट पे करती है। तो ये सारे प्रोविजंस, मैंने 8 ही प्रोविजंस लिखे हैं, प्रोविजंस और भी सारे थे बट 8 ही इनफ है, 4 मार्क्स में 8 पॉइंट बहुत होता है। फिर बात करें हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब फूड के बारे में भाई, इसके बारे में पीछे के चैप्टर्स में भी पढ़ा है, फिर से पढ़ लेते हैं। फूड सिक्योरिटी मींस एवरी पर्सन गेट्स न्यूट्रिशियस फूड फॉर रिमेनिंग एक्टिव एंड फॉर हेल्दी लाइफ एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड। एक एक्टिव तरीके से जिए, हेल्दी लाइफ जिए, इसके लिए सभी को अच्छा खाना मिलना चाहिए। यही इस फूड सिक्योरिटी बिल का, फूड सिक्योरिटी एक्ट का मोटिव है। अच्छा, बिल वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 5 जुलाई 2013 बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 जुलाई 2013 में इसको पास करवाया गया, फिर मतलब इंप्लीमेंट कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी बिल क्या है? सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ फूड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है फूड की, तो सबको खाना मिले, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है, सभी को खाना मिले और कम रेट पे मिले, ये इसका प्रोविजन है। दूसरा चीज, टू कर्ब माल न्यूट्रिशन अमंग पीपल एंड चिल्ड्रन। लोग अगर न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो अंदर माल न्यूट्रिशन जो हो रहा था लोगों के अंदर वो खत्म हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन समझ लो ना, मतलब सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो बॉडी वीक रहती है, इसकी वजह से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं लोग। तो इससे बचाने के लिए ये प्रोविजन लाया गया कि लोग माल न्यूट्रिशन से बचें। अच्छा, टू मेक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड सिंपल। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू लोगों को खाना वगैरह, मतलब ये अनाज वगैरह अवेलेबल करवाया जाता है सस्ते दामों में, तो उसमें बहुत धांधली होती थी, लोग छुपा लेते थे और लोगों को बोलते थे खत्म हो गया है। तो ये सारी चीजें खत्म हो, इनको थोड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाया जाए, इसका भी प्रोविजन इसमें लाया गया। देन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द फैमिलीज दोज हु आर इन द टॉप ऑर्डर ऑफ अंत्योदय योजना एंड बीपीएल लिस्ट एंड टू स्टिपुलेट न्यूट्रिशियस फूड इन। मतलब जो अंत्योदय फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर फूड वगैरह अवेलेबल करवाया जाए, सफिशिएंट फूड अवेलेबल करवाया जाए, इसका प्रोविजन है। टू हेल्प द प्रेग्नेंट वुमेन एंड फीडिंग मदर्स गेट न्यूट्रिशियस फूड। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको भी न्यूट्रिशियस फूड मिले, या मदर हैं मतलब बच्चे को दूध वगैरह पिला रही हैं तो उनको उस टाइम पर भी ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो वो भी उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके, वो भी इस बिल का ऑब्जेक्टिव है। कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजंस लेजिस्लेचर्स ने किए हुए हमारे पार्लियामेंट्स ने और कह सकते हैं विधानसभाओं ने वगैरह ने किया हुआ है। तो इसमें एक बताया गया मां अन्नपूर्णा योजना इंपॉर्टेंट है। मां अन्नपूर्णा योजना में हमने पीछे भी पढ़ा था पॉवर्टी वाले चैप्टर में, अंत्योदय फैमिलीज आर गिवन 35 kg ऑफ ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अंत्योदय फैमिलीज है 35 किलोग्राम फूड उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा, कोई पैसा नहीं देना है। इसके अकॉर्डिंगली ये भी था कि मतलब वो तो 35 किलो तो फ्री मिल रहा है, उसके अलावा अगर लेना है तो वीट 2 रुपीज पर केजी पे मिलेगा, राइस 3 रुपीज पर केजी पर मिलेगा, कोर्स ग्रेन जैसे ज्वार बाजरा ये सब है तो वो 1 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिलेगा, लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि जाके 200-300 किलो खरीद रहे हो और बाद में महंगे दाम में बेच रहे हो, नहीं, एक फिक्स क्वांटिटी होती है, उस हिसाब से मिलता है। गुड क्वालिटी ग्रेन इज प्रोवाइडेड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहले ये भी था कि ये जो पीडीएस के थ्रू जो अनाज वगैरह दिया जाता था बहुत खराब क्वालिटी का होता था, लेकिन अब इसमें इंप्रूवमेंट कर दिया गया कि नहीं भाई अच्छी क्वालिटी का अनाज दो, खराब क्वालिटी का मत दो। देन एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट वुड पे ₹6,000 एज हेल्प टू मदर। जो मतलब लेडी वगैरह है प्रेग्नेंट है तो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 6,000 रुपीज की हेल्प दी जाती है ताकि वो न्यूट्रिशियस चीजें खा सकें, उनके लिए मेडिसिन वगैरह वो लोग ले सकें, तो इस तरह का हेल्प प्रोवाइड करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू दिस बिल फूड सिक्योरिटी अलावेंस वुड बी गिवन टू द बेनिफिशियरी इन प्लेस ऑफ ग्रेन्स। कई बार ये भी होता है कि अगर सफिशिएंट है, खेती खुद कर ले रहे हैं, अनाज वगैरह उगा ले रहे हैं, उनके पास है, तो उसके बदले में बाकी लोगों को तो मिल रहा है तो इनको भी मिलना चाहिए, तो उनको अगर अनाज नहीं दे रहे तो उनको क्या देंगे, वो लोग पैसे वगैरह देंगे, अलावेंसेस देंगे। As per this act, every month sugar, iodized salt, kerosene and edible oil साल में 2 बार, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर, बाकी ये सारी चीजें उनको टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाया जाता है बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। मतलब
जो मार्केट वैल्यू है उसकी, उसके कंपैरिजन में कम प्राइस पर उनके लिए वो चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन बेयर करता है? मान लो वो सामान 10 रुपए का है, उनको मिल रहा है 3 रुपए में, तो ये 7 रुपया कौन पे करेगा एक्स्ट्रा? ये 7 रुपया गवर्नमेंट पे करती है। इसके अलावा बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, ईपीआईसी कार्ड, इन सबका इस्तेमाल किया जा गया पीडीएस को स्ट्रांग बनाने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बायोमेट्रिक्स यूज करने लग गए। पहले क्या होता था कि जो बेचने वाला बंदा है, जो ये फेयर प्राइस शॉप्स और मतलब चला रहे हैं, वो क्या करते थे कि मेरे पास है सामान सारा आया हुआ है, मैं फेयर प्राइस शॉप चला रहा हूँ। कई बार क्या है कि मैं वो अनाज छुपा देता हूँ और किसी का भी नाम का लिस्ट तो मेरे पास होती है सबकी, उसके लिस्ट का नाम का मतलब मैं वैल्यू डाल दूंगा कि हाँ मैंने इसको अनाज दे दिया है, पर वो बंदा लेने ही नहीं आया है। ठीक है, अब पता चला वो लेने आया तो उसको बोलते हैं आपके नाम पर, तो कोई लेके चला गया। तो ये सब बहुत इधर उधर होता था, धांधली होती थी, करप्शन होता था। तो अब बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया कि भाई आप लेने जाओगे तो पहले आप बायोमेट्रिक्स दोगे, अपना फिंगरप्रिंट वगैरह दोगे, तो ही वो काउंट होगा कि हाँ ये बंदा लेके गया है। अगर उसका बायोमेट्रिक नहीं लगा मतलब उसको अनाज वगैरह नहीं मिला हुआ है, तो अगर कोई इधर उधर चीटिंग करना चाहेगा तो पकड़ा जाएगा। फिर ईपीआईसी ने इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इन सबका भी इस्तेमाल होने लग गया लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए। द एजुकेशनल राइट्स ऑफ दिव्यांग, डिफरेंटली एबल्ड लोग, जो दिव्यांग है उनको एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए? देखो मैंने सीधा ना वहां से ना क्रॉप करके लिया, टेक्स्ट बुक में से वो पॉइंट सीधा कट करके ले लिया है। ठीक है, तो सीधा 4, 5, 6 ऐसे दिख रहा है, 1, 2, 3 वाले पॉइंट्स नहीं लिए, बड़े पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स उठा लिए, 8 पॉइंट बना लो, काम हो जाएगा। तो पहला है टू प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन फॉर विजुअली इंपेयर्ड, हेयरिंग इंपेयर्ड, जो मतलब देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, साइन लैंग्वेज वगैरह की स्किल वगैरह उनको सिखाई जाए और उस लैंग्वेज की मदद से उनको अच्छा एजुकेशन दिया जाए। फिर उनके लिए स्पेशल करिकुलम वगैरह बनाया जाए, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो लिमिटेशंस है, मतलब जो कमियां हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए स्पेशली उनके लिए सिलेबस वगैरह डिजाइन किया जाए, उनको अच्छे से मतलब पढ़ाया लिखाया जाए। ठीक है, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देन टू मॉनिटर द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, इन बच्चों को रेगुलरली मॉनिटर करते रहे, इनका प्रोग्रेस चेक करते रहे, पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाए। तो इन सब चीजों पर लगातार नजर रखना, ये भी एक ड्यूटी है। ठीक है, उनके राइट्स में आता है। टू फैसिलिटेट द डिसेबल्ड चाइल्ड और हिज असिस्टेंट बाय प्रोवाइडिंग व्हीकल अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल डिसेबिलिटी। अब क्या होता है कि जैसे कोई डिसेबल्ड बच्चा है तो उसको उसकी जरूरत के हिसाब से कोई व्हीकल की जरूरत पड़े तो वो दिलवाया जाए, या उसको कोई सपोर्ट कर रहा है बंदा तो उसको भी जो फैसिलिटीज जरूरत पड़े वो उसको दिलवाया जाए। फिर टू कंडक्ट सर्वे इन एवरी 10 ईयर टू सी दैट डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ, आगे की कुछ चीजें गायब हो गई हैं। तो क्या है कि मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हर 10 साल में ये सर्वे करना चाहिए कि भाई जो बच्चे हैं ये डिफरेंटली एबल्ड, इनको जो प्रोविजंस किए हैं गवर्नमेंट ने उस हिसाब से इनको एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर फिर एक्शन लेने की जरूरत है। तो हर 10 साल में सर्वे होना चाहिए कि जो भी स्कीम्स लाई जा रही है उसके बेनिफिट के अकॉर्डिंगली बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, देन टू क्रिएट अ रिसोर्स रूम टू बी हेल्पफुल एट ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, हर लेवल पर लर्निंग के लिए उनके लिए रिसोर्सेस अवेलेबल करवाए जाएं, इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए। देन टू गिव स्कॉलरशिप अकॉर्डिंग टू मेरिट फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स, कुछ लोगों की डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जिसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह में काउंट करते हैं, इन्हें स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए। ठीक है, ताकि इनके भी घर के लोग मोटिवेट हो इनको पढ़ाने लिखाने के लिए, वरना लोग सोचते हैं कि यार कुछ कर तो पाएगा नहीं, इसको पढ़ा लिखा के क्या ही मतलब, पैसा ऐसा लगाना, तो नॉर्मल जिए अपना, ठीक है। लेकिन अगर स्कॉलरशिप वगैरह मिल रहा है तो लोगों को लगा भाई खर्चा तो हो नहीं रहा है, बेनिफिट है ही, चलो पढ़ा दो यार, कुछ पढ़ ही लेगा। तो इसलिए स्कॉलरशिप वगैरह इनको प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन सो दैट दे कैन इजीली अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन विदाउट एनी हिंड्रेंस, मतलब एग्जाम वगैरह दे सके, इसकी भी फैसिलिटी उनके लिए अच्छे से करनी चाहिए, कोई रुकावट के बिना। जैसे कि स्कूल में होता है कि सीढ़ियों से चढ़ के जाना है तो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा नहीं जा पाएगा जो, तो उसके लिए नीचे अरेंजमेंट किया जाए। ठीक है, रैम्प्स बनाए जाए, ये सब चीजें हैं, पूरा मेंशन किया हुआ है बुक में। तो ये सारे अरेंजमेंट उनके लिए करना चाहिए। तो यहाँ देखो आ भी गया जो स्पेशल फैसिलिटीज गुजरात बोर्ड ने किया हुआ है डिसेबल्ड बच्चों के लिए। गुजरात बोर्ड ने ऑलरेडी ये प्रोविजंस किए हुए हैं। ठीक है, क्या प्रोविजंस किए हैं देखो, पहला है एग्जामिनेशन फी उनको नहीं देनी पड़ती और सब्जेक्ट चॉइस में भी रिलैक्सेशन होता है, कुछ कम सब्जेक्ट्स उनको पढ़ने पड़ते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम फिगर्ड क्वेश्चंस टू ब्लाइंड स्टूडेंट्स, जो पिक्चर वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये पिक्चर आइडेंटिफाई करो, ऐसा करो, वैसे क्वेश्चंस उनके लिए नहीं आते। आप देखोगे आपके क्वेश्चन पेपर में भी आएगा
पिक्चर वाले क्वेश्चन जहां जहां आपके क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे उसके साथ ऑप्शन में एक दूसरा क्वेश्चन होगा जो थ्योरेटिकल होगा और वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ऐसा लिखा रहता है और आपको भी ध्यान देना है, आपके पेपर में भी जब आ जाए तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे वो ब्लाइंड स्टूडेंट वाला क्वेश्चन कर देते हैं, उनको लगता है ऑप्शन में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ते नहीं है। तो ध्यान देना, पिक्चर वाला क्वेश्चन जहां होगा वहां ब्लाइंड स्टूडेंट वाला भी ऑप्शन में होगा और वो थ्योरेटिकल वाला उनके लिए होता है, वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के फिर करना। वो थ्योरेटिकल वाला आपके लिए नहीं, पिक्चर वाला ही आपका है। देन रिलैक्सेशन इन लिंग्विस्टिक स्पेलिंग वगैरह में कुछ इश्यूज हैं, मात्रा वात्रा की मिस्टेक है, सब चला लेते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग 30 मिनट्स एक्स्ट्रा इन 3 आवर क्वेश्चन पेपर। 3 घंटे का पेपर है, आपको 3 घंटा मिलेगा तो उनको आधा घंटा थोड़ा ज्यादा मिलेगा, फिर प्रॉब्लम्स है ना उनको। दूसरा क्या होता है ना, कई बार उनको स्क्राइब दिया जाता है लिखने के लिए, मतलब वो बोलते हैं और लिखता कोई और है, तो वो बोलेगा, बंदा सुन के फिर लिखेगा, तो थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। देन बात करें, बताया ना कि राइटर की फैसिलिटी जिसको हम स्क्राइब कहते हैं, कि अगर वो मतलब लिखने में कैपेबल नहीं है तो एक असिस्टेंट देंगे, वो उसका पेपर लिखेगा, ये खाली उसको डिक्टेट करेगा, वो क्वेश्चन पढ़ेगा, डिसेबल्ड बच्चा आंसर बोलेगा और वो बंदा जो है सुन के आंसर लिखेगा। एटलीस्ट 20 मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर पासिंग। जो नॉर्मल बच्चों के लिए पासिंग मार्क 33% है, इन बच्चों के लिए सिर्फ 20% पासिंग मार्क है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट ऑन ग्राउंड फ्लोर इन द एग्जामिनेशन सेंटर, जो मैंने बोला आपको कि एग्जाम सेंटर में इन लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो नीचे के फ्लोर्स पर होता है, इनको ऊपर पर चढ़ना नहीं पड़ता। इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम्स फॉर दिव्यांग। अब गवर्नमेंट ने दिव्यांग लोगों के लिए क्या स्कीमें चलाई हैं वो देख लेते हैं। पहला है टू प्रोवाइड एजुकेशन टू डिफरेंटली एबल्ड थ्रू टास्क। अब देखो पीछे के जो पॉइंट्स हैं इसमें से बहुत कुछ यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या था कि राइट्स की बात की गई थी और यहाँ स्कीम कौन कौन से चल रहे हैं, तो राइट से रिलेटेड ही स्कीम चलाई जा रही हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट मिलते जुलते लगेंगे। तो टू प्रोवाइड एजुकेशन टू डिफरेंटली एबल्ड थ्रू टास्क एनालिसिस, वर्क एनालिसिस एंड सेपरेट टॉयलेट बाथरूम फैसिलिटी। अब इनको टास्क के थ्रू पढ़ाया जाए, कुछ टास्क वगैरह दिया जाए पढ़ने के लिए, ठीक है, काम दिया जाए पढ़ने के लिए, इनको टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह उनके जरूरत के हिसाब से अलग से बना के दिया जाए, ठीक है। क्या होता है कई जगह पे आपने देखा होगा पब्लिक प्लेसेस पर इन लोग के टॉयलेट्स की हाइट छोटी होती है, ठीक है, पीने का पानी का भी नल वगैरह कहीं लगा रहता है तो कम हाइट पे लगा रहता है, तो इस तरह का उनके लिए अरेंजमेंट किया जाए, मतलब किया जाता है, ऐसी स्कीमें चल रही है गवर्नमेंट की। दूसरा बोला है 4% सीट रिजर्वेशन है डिसेबल्ड लोगों के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में। तो जो भी ये जॉब्स को लेकर अगर 100 लोगों की वैकेंसी हुई है तो वहां 4 वैकेंसी डिसेबल्ड लोगों के लिए होनी चाहिए, ऐसा प्रोविजन किया गया है। कंसेशन दिया जाता है एसटी बस, रेलवे पास, इन सब में। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट दिया जा रहा है उनको। डिफरेंटली एबल्ड आर आल्सो प्रोवाइडेड सपोर्टिव इक्विपमेंट्स लाइक अबेकस, कैलिपर्स, क्रचेस, मतलब उनके जरूरत के लिए, उनके लाइफस्टाइल में हेल्प करने के लिए भी और पढ़ने में भी हेल्प करे, ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ब्रेल टेक्स्ट बुक देना, प्रिंटिंग मटेरियल, बड़े बड़े प्रिंट वाले, आंखें कमजोर है तो उसमें से पढ़ सकते हैं, हियरिंग एड्स देना, ये सारी चीजें उनको दी जाती हैं। टू एंश्योर दैट डिफरेंटली एबल्ड कैन पार्टिसिपेट इन खेल महाकुंभ, ठीक है, ये थोड़ा भैया कुछ भी छप गया है, तो ये खेल महाकुंभ होता है हर साल गुजरात में, आपको पता ही है। तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए अलग से खेल महाकुंभ होता है, उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है, तो उससे उनको भाई मोटिवेटेड रहते हैं, लोग स्पोर्ट्स में एक्टिव है तो मोटिवेट होंगे। फैसिलिटेट एक्सेसिबल लाइब्रेरीज फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, उनके लिए लाइब्रेरीज एक्सेसिबल हो, मतलब वो वहां जा सके, आ सके। देखो गवर्नमेंट का स्कीम चलता है एक्सेसिबल इंडिया, अब उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, आप कई जगह नोटिस करोगे रेलवे स्टेशन वगैरह पर रैंप्स बन गए हैं बहुत ज्यादा, सीढ़ियों के साथ अल्टरनेटिव में रैंप्स होते हैं, लिफ्ट वगैरह लगाई गई हैं कई जगह पर, एस्केलेटर्स लगाए गए हैं कई जगहों पर, बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पर ये अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि डिसेबल्ड लोग, आप ट्रेन वगैरह में देखोगे सीट नंबर वगैरह जो लिखा रहता है ट्रेन में, ठीक है, वो भी ब्रेल लैंग्वेज में लिखा रहता है, नोट हमारे जो आती है उसमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी छपी रहती हैं, तो वो उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए हैं एक्सेसिबल इंडिया में। और यहाँ बता रहे हैं कि उनको लाइब्रेरी वगैरह भी ऐसी प्रोवाइड की जाए जो एक्सेसिबल हो, वहां लोग जा सके, पढ़ सके। सेलिब्रेट 3 दिसंबर एज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल्ड डे की तरह मनाया जाता है। अच्छा, इस दौरान अवेयरनेस वगैरह चलाना। टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्ट अप टू द पोलिंग बूथ फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, अब ये लोग अगर वोट करना चाहें तो उनको पोलिंग बूथ तक जाने के लिए अरेंजमेंट करके देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। साथ ही साथ इनका जो आइडेंटिटी कार्ड है, यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है,
वो भी ब्रेल में होता है, और जो बैलेट पेपर मिलता है उसमें भी ब्रेल में चीजें लिखी रहती है, ताकि वो लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ भाई ये कौन सी पार्टी का सिंबल कैसा है, उस हिसाब से वो लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंड लोगों के लिए वैसा दिया जाता है, बाकी लोगों के लिए तो जरूरत नहीं है, ब्लाइंड लोगों के लिए उसमें दिया जाता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। फटाफट पढ़ना चालू कर दो, वीडियो सबको शेयर कर दो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।